स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। नहीं, लेकिन कैमरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। जैसा कि आप जानते हैं, आपने बीए पार्ट 2 में हिंदी साहित्य के रीतिकाल का अध्ययन किया है और हिंदी साहित्य का रीतिकाल मूलतः लाक्षणिक ग्रंथों का काल है और उसमें हमारे अधिकांश कवि रीतिकालीन ग्रंथों की रचना करते हैं, जिनमें काव्य के लक्षणों और इतिवृत्तात्मकता पर उनका बहुत जोर रहा। इतिवृत्तात्मकता से अर्थ है इतिहास परक ग्रंथों की रचना, और श्रृंगार प्रियता भी रीतिकाल का एक विशेष गुण रहा। इन दोनों ही प्रवृत्तियों के कारण रीतिकाल में निरंतर दो प्रवृत्तियों पर केंद्रित होने के कारण नीरसता आई, और समय के परिवर्तन के साथ भारत में जो एक प्रकार से इस नीरसता के बाद हिंदी साहित्य में एक महान साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का पदार्पण होता है, और वे हिंदी साहित्य के काव्य रचना के क्षेत्र में नई नई विधाएं लाते हैं, नई नई प्रवृत्तियां लाते हैं और अनेक रचनाकारों को अपने साथ जोड़ते हैं। समाज, संस्कृति और राजनीति, धर्म, साहित्य, सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन उस दौर में हुए, और विशेष रूप से भारत की आज़ादी का आंदोलन उस दौर में लड़ा जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य की, जीवन की और व्यवहार की, तीनों की जो मूल प्रवृत्ति और स्वभाव है, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीयता से, नवजागरण से और आज़ादी के आंदोलन से जुड़ गई। और इस जुड़ाव ने, इस संघर्ष ने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन भी किए। हमारे समाज में व्याप्त बहुत सारी रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ और बहुत सारी ऐसी पिछड़ेपन की समस्याएं थी, जिनके कारण समाज की प्रगति और विकास अवरुद्ध हुआ था। तो इस कारण से आधुनिक हिंदी काव्य बोध के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी काव्य में एक प्रकार से नया स्वरूप को लेकर आए, और जो रीतिकालीन कविता मूलतः ब्रज भाषा में चल रही थी, उस रीतिकालीन साहित्य की भाषा को भी उन्होंने एक तरह से बदला, और खड़ी बोली का काव्य आधुनिक काल का जो काव्य है वो कहलाता है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली का जो अंतर है, वह स्वाभाविक रूप से पूरे आधुनिक हिंदी कविता का एक आंदोलन है, और उस आंदोलन में न केवल भाषा परिवर्तन की बात है, बल्कि जो समाज में आधुनिकता का एक प्रकार से विकास होता है, वह आधुनिकता तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यवाद और स्थानीय सामंतवाद के विरोध में जो विकसित हुई आधुनिकता थी, उसने हमारे रीतिकाल के पश्चात के काव्य में एक नए प्राण फूंके और एक प्रकार से
नवजागरण का सूत्रपात किया। इसीलिए आधुनिक काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य के लेखन में आधुनिक काल में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी हिंदी में कविता के साथ गद्य की विधाएं आई, अर्थात हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास हुआ। और दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ वह यह हुआ कि काव्य की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का काव्य भी लिखा जाने लगा। और खड़ी बोली को, जो खड़ी बोली मूलतः ब्रज, अवधी और दिल्ली के आसपास की जो क्षेत्रीय बोली थी खड़ी बोली, उसके मिश्रित स्वरूप से जो विकसित हुई आज की हमारी साहित्यिक भाषा है, आज के हमारे कामकाज की भाषा है, आज के हमारे अध्ययन अध्यापन की भाषा है, उस खड़ी बोली का काव्य चहुं ओर फैलने लगा। और भारतेंदु ने इसके लिए बहुत सारे कवियों और साहित्यकारों, रचनाकारों को अपने मंडल में समाहित करते हुए बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली। उन पत्रिकाओं के माध्यम से आधुनिक काव्य की जो कविताएं हैं और जो काव्य संग्रह हैं वो खड़ी बोली में बनने लगे। अगर हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अनेक कालखंडों में विभाजित करते हैं तो ये कालखंड मूलतः कुछ प्रवृत्तियों में विभाजित किया जा सकता है। भारतेंदु युग का कालखंड 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। जब हम 1857 ईस्वी की बात करते हैं तो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हमारे सामने आती है और वह हमारे आज़ादी का पहला आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से निकाल कर देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो एक लंबा संघर्ष चला, उसका आरंभ भारतेंदु युग के साथ हम मान सकते हैं। इसीलिए इस कालखंड का जो निर्धारण है, भारतेंदु युग का जो काल निर्धारण है, वह काल निर्धारण 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। अब जब हम ये देखते हैं कि भारतेंदु युग में इनके साथ बहुत सारे समकक्ष रचनाकार आए, उन रचनाकारों ने भी नवजागरण से संबंधित कविता, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कविता और जो तत्कालीन समाज में रूढ़ियाँ थी, कुरीतियाँ थी, कुछ जड़ताएं थी, उनके विद्रोह के रूप में भी कविताओं के विषय को वो बनाकर लिख रहे थे। अगर हम इसी के साथ क्रमशः देखें तो भारतेंदु युग के बाद काल निर्धारण की दृष्टि से और नामकरण की दृष्टि से अगर हम दूसरे काल को देखें तो वह है द्विवेदी काल या सुधारवादी युग। यानी भारतेंदु युग अर्थात नवजागरण का युग और द्विवेदी युग अर्थात सुधारवादी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके एक प्रकार से मूल प्रवर्तक हैं और उन्होंने जो भारतेंदु काल में कविता की भाषा ब्रज बनी रही लेकिन गद्य की विधाएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, कुछ कुछ कविताएं भी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। ये एक बड़ा परिवर्तन द्विवेदी युग में हुआ कि द्विवेदी युग में काव्य की भाषा भी पूर्णतया खड़ी बोली हो गई और वह खड़ी बोली एक प्रकार से परिष्कृत खड़ी बोली, प्रांजल खड़ी बोली, जिसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रवेश हुआ और धीरे धीरे भाषा का एक तरह से परिष्कार होता गया और खड़ी बोली एक समृद्ध राष्ट्रभाषा और हिंदी भाषा के रूप में विकसित हुई, जिसका कालखंड हम 1901 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक मानते हैं। इसके बाद का जो युग है उसका नाम हम सभी जानते हैं कि छायावादी युग एक ऐसा कालखंड है हिंदी कविता में जिसमें हमारे बड़े ही ख्यातनाम कवियों ने इस युग को, ये लगभग 20 वर्षों का काल है जो
1915 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक माना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे 1916 से 1936 के बीच भी माना है और कुछ विद्वानों ने इसे 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक भी माना है। लेकिन हाँ, यह अवश्य है कि सभी मत वाले लोगों ने, जिनके भिन्न भिन्न मत हैं, उन सब ने छायावादी युग को 20 वर्ष के काल में गिना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको छायावादी कवि चतुष्टय माना जाता है। और भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की कविता छायावादी युग में हमारे हिंदी कविता का एक प्रकार से, जो हिंदी कविता का विस्तार है, उसको समृद्ध करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। छायावाद के बाद आधुनिक हिंदी कविता में एक नए युग का सूत्रपात होता है और वह नया युग प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, जिसकी अवधि 1935 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवाद मूलतः, अगर हम उस समय देखें तो इतिहास और राजनीति में विश्व पटल पर एक बहुत बड़ा नाम कार्ल मार्क्स का, जो एक राजनीतिक विचारक थे और उन्होंने एक तरह से जो शोषित समाज था, उस शोषित समाज का शोषक लोगों के प्रति जो विद्रोह की भावना थी, उस भावना को केंद्र में रखकर उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से पूरे विश्व को प्रभावित किया। और हिंदी का साहित्य, हिंदी कविता और हिंदी के कवि भी उस वैश्विक बदलाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्रगतिवाद के बाद अगला जो कालखंड आता है वो है प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग की जब हम बात करते हैं तो एक नाम हमारे सामने आता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और उन्होंने तार सप्तक एक पत्रिका थी, इस पत्रिका में 7 मूर्धन्य कवियों की रचनाओं उनकी रचनाओं को इस पत्रिका में संपादित किया जाता था, संकलित किया जाता था, इसमें स्थान देकर उनको प्रकाशित किया जाता था। तो उन्होंने मूलतः 4 सप्तक जो बनाए, अर्थात 4 पत्रिकाओं का संकलन किया, जिनमें हर पत्रिका में अलग अलग नए 7 कवि थे। और प्रयोगवाद का जो युग है वो 1942 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक का माना जाता है। आगे हम इन सभी कालखंडों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ मैं एक साथ इन सारी प्रवृत्तियों और हिंदी कविता के, आधुनिक हिंदी कविता के सारे युगों और कालखंडों का यहाँ मैं केवल एक प्रकार से नामोल्लेख, उनका कालखंड और उनका संक्षेप में एक उनकी प्रवृत्तियों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। प्रयोगवाद के बाद 1960 ईस्वी से लेकर आज तक हिंदी कविता को हम जिस नाम से जानते हैं वह नाम है नई कविता। और नई कविता का अर्थ यह हुआ कि बहुत सारे जो प्रयोग हैं, उन प्रयोगों के बाद कविता के भिन्न भिन्न दौर आए और उन विभिन्न चरणों को समेकित रूप से, यानी सामूहिक रूप से एक नाम दिया गया और वह नाम है नई कविता। जैसे नई कविता में मूलतः जो प्रयोगवाद में कवि हैं, प्रगतिवाद के कवि हैं, उन सब ने थोड़े थोड़े समय बाद अपनी कविता के स्वर बदले, अपनी कविता की विषय वस्तु बदली और अपनी कविता का जो शिल्प है, उसका जो छंद विधान है, उसकी जो शब्दावली है, उसके प्रतीक और बिंब हैं, इन सब में कुछ कुछ नएपन का शामिल किया और उन नए प्रयोगों से, उस नई शैली से जो कविता लिखी जाने लगी, उस नई कविता को हम आज समकालीन कविता, आज की कविता, अद्यतन कविता, ऐसे भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। और नई कविता आगे जाकर एक प्रकार से साठोत्तरी कविता में बदलती है। फिर आगे एक नाम और उभर कर आता है जिसको हम
अकविता कहते हैं, यानी कविता का विलोम। पर वो विलोम नहीं होता, कविता ही है जिसमें कुछ और नए प्रकार के प्रयोग हुए, और वो विषय वस्तु की दृष्टि से, संवेदना की दृष्टि से और शिल्प की दृष्टि से कुछ नयापन उसमें हमको देखने को मिला। अब आगे हम बात करेंगे विस्तार से कि जो हम भारतेंदु युग की बात कर रहे थे, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वापस हम फिर चलते हैं कि भारतेंदु युग जो 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक हमारे आधुनिक हिंदी काव्य में है, उसमें उनके और जो साथी रचनाकार हैं, भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं, उनमें प्रमुख रूप से प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, बहुत बार हम त्रुटि कर जाते हैं और इनको हम प्रेम धन के रूप में पढ़ जाते हैं, पर हाँ आप सावधान रहें, इनका उपनाम है प्रेम घन। इसी तरह से अंबिका दत्त व्यास और बहुत सारे कवि भारतेंदु मंडल में इनके साथ कविताएं लिखते हैं, गद्य की अन्य विधाएं लिखते हैं, और ये भारतेंदु मंडल के नाम से ही जाने जाते हैं। अगर हम भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानें, प्रवृत्तियों का अर्थ होता है कि एक विशेष कालखंड की जो सामान्य विशेषताएं होती हैं, अर्थात एक किसी कालखंड में हम किस रचना को मान लीजिए रेखांकित कर रहे हैं, तो उस कालखंड की कविता की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि बताइए छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं, काव्य प्रवृत्तियां क्या हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या हैं, सामान्य विशेषताएं क्या हैं। इन सब का आशय एक ही है, हम उनको काव्य की प्रवृत्तियों के रूप में ही समझते और पढ़ते हैं। अगर भारतेंदु युग की बात करें तो जैसा मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि जो मूल संवेदना है इस कालखंड की और इन कवियों की, वह है राष्ट्रीय चेतना। यानी आज़ादी के आंदोलन के साथ जो हमारा राष्ट्रबोध है, जो हमारे मन की राष्ट्रीय चिंताएं हैं, वो उभर कर कवियों की सामने आई, और कवियों ने भारत देशाभिमान को, हमारे राष्ट्र के अभिमान को आगे बढ़ाया और उससे संबंधित कविताएं लिखी। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति है आधुनिक काल की, भारतेंदु युग की खास तौर से, वह है आधुनिक चेतना। अब ये आधुनिक चेतना क्या है, इस आधुनिक चेतना के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो मध्यकालीन समाज था, जिसमें हमें अनेक प्रकार की सामाजिक जड़ताएं आ गई थी, कुछ रूढ़ियाँ थी, कुछ आडंबर थे। आपने ध्यान दिया होगा जब हम पिछली कक्षाओं में हमने प्राचीन और मध्यकालीन काव्य पढ़ा है, उसमें कबीर इत्यादि जो कवि हैं, उन्होंने भी उन सामाजिक विषमताओं के प्रति, उन जड़ताओं के प्रति हमें सावचेत किया। वो चाहे धर्म के संबंध में हो, चाहे वो सामाजिक रूढ़ियों के संबंध में हो। तो यानी आधुनिक जो समाज है, आधुनिकता का आशय यह है कि हम तार्किक रूप से जीवन के अर्थ को खोजें। धर्म की दृष्टि से भी आधुनिकता इस रूप में समझी जाती है कि धर्म के वो सारे तत्व तो समाज को स्वीकार हो सकते हैं जो मनुष्यता के कल्याण के लिए हों, लेकिन यदि धर्म हमको पीछे ले जाए और हमारे विकास को बाधित करे, मनुष्यता को प्रभावित करे, तो फिर उस धर्म पर विचार करना आवश्यक है। इस प्रकार की चिंताएं भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकट की। एक और प्रवृत्ति प्रमुख है इस कालखंड की कि उन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया। मूलतः आधुनिक चेतना रूढ़ियों का विरोध ही है। तो जो ऐसी रूढ़ियाँ जो जड़ हो गई हैं, उनसे समाज का, संस्कृति का, मनुष्यता का, व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। उन रूढ़ियों को छोड़ना चाहिए, ऐसा भारतेंदु काल के कवियों ने अपनी कविताओं में लिखा। एक बड़ा परिवर्तन भाषा को लेकर हुआ। भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में तो कविताएं लिखी ही गई, लेकिन उसके साथ साथ खड़ी बोली में भी
काव्य लिखा जाने लगा, जो हिंदी के साहित्य में, हिंदी कविता में पहली बार था। हम जानते हैं कि आदिकाल की कविता की जो भाषा है वो डिंगल है, पिंगल है और अन्य भाषाएं हैं। कहीं कहीं हमको मैथिली और उस भाषा का भी प्रयोग मिलता है विद्यापति को जब हम पढ़ते हैं तो। लेकिन इसके बाद जो भाषा आई वो खड़ी बोली आई, और गद्य की विधाओं में तो खड़ी बोली ही प्रयोग में ली जाने लगी। तो इस प्रकार से आधुनिक हिंदी कविता का जो भारतेंदु युग है वो एक प्रकार से संवेदना के क्षेत्र में और शिल्प के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो युग है वह है द्विवेदी युग। इसके जो प्रवर्तक हैं या संस्थापक हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया, और सरस्वती पत्रिका में अपने समकालीन कवियों की रचनाएं, उनकी कविताएं, उनके निबंध, उनकी गद्य विधाओं के अन्य जो रूप हैं उन सबको उसमें प्रकाशित किया, और इस कालखंड को संवेदना, विधा, प्रवृत्तियों और भाषा शिल्प की दृष्टि से बहुत ऊंचे आकाश पर लेकर गए वो। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध बड़े ही महत्वपूर्ण कवि द्विवेदी युग के हैं, जिन्होंने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त को हम बहुत छोटी कक्षाओं से ही जानते हैं, जिन्होंने साकेत नामक महाकाव्य लिखा, द्वापर उनकी रचना है। श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर जिनका भ्रमर गीत हम सभी जानते हैं, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, इस प्रकार से कई सारे कवि द्विवेदी युग के बड़े ही विद्वान और वरिष्ठ कवियों में से वो माने जाते हैं। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि परीक्षा में प्रश्न दो तीन तरह से पूछे जाते हैं। एक तो इस तरह से कि बताइए द्विवेदी युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए। तो मैंने जो अपना ये पाठ रखा है, इस पाठ में संक्षेप में उन्हीं बिंदुओं को रेखांकित किया है जो पाठ आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ या द्विवेदी युग के साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ या द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्तियाँ, कोई भी शब्द हो सकता है, वो प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो अगर हम प्रवृत्तियों पर बात करें तो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रोत्थान, यानी हमारे राष्ट्र के प्रति जो भावना है उसका पुनरुत्थान। दूसरी एक प्रवृत्ति आई कि सामान्य मानवता की अभिवृद्धि, अर्थात मनुष्य पहले है, उसके बाद वो और कुछ है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी मनुष्यता समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और व्यक्ति निर्माण में वैसे ही उपयोगी है जैसे कोई भी व्यक्ति अपने लिए उपयोगी होता है। आदर्शवादिता और नीतिपरकता भी द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से एक हैं। अर्थात द्विवेदी युग के कवियों की जो मूल चिंता है वो समाज में आदर्श स्थापित करने की है, और इसलिए वो नीतिपरकता की भी बात करते हैं, और समाज सुधार इत्यादि इत्यादि प्रवृत्तियाँ भी वहाँ काम करती हैं। अगला जो कालखंड था जिसका हमने पहले वर्णन किया वह है छायावाद। आप सभी जानते हैं कि द्विवेदी युग में जो रचनाएं हुई, जैसे मैंने आपके सामने भी जिक्र किया, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, द्वापर, ये सारे जो ग्रंथ हैं, ये सारे महाकाव्य या खंड काव्य हैं। इन सब की विषय वस्तु मूलतः पौराणिक आख्यानों से ली गई है। अर्थात हमारे पुराणों की जो घटनाएं हैं, हमारे पुराणों की जो कथाएं हैं, उन कथाओं का ही वर्णन इन कवियों के द्वारा किया गया। समाज में जब युग परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के साथ कवि का मन भी बदलता है और कवि की रचनात्मकता भी बदलती है। रचनात्मकता से यहाँ आशय है जो कवि लिख रहा है,
जो कवि कविता की रचना कर रहा है वह रचना उस युग, उसके समकालीन युग की है या नहीं। बहुत सी कविताएं ऐसी भी होती हैं जो कवि लिखता तो अपने काल की ही है, लेकिन वो अपने काल से भी आगे निकल जाती है, अपने काल के पीछे की घटनाओं को भी वो संवेदना के स्तर पर व्यक्त करती है, इसलिए उनको हम कालातीत रचनाएं कहते हैं। तो छायावाद में इन पौराणिक आख्यानों पर आधारित कविता का एक प्रकार से विरोध हुआ, और इससे बच करके जो सबसे प्रथम जयशंकर प्रसाद आए, और उन्होंने जो व्यक्ति के मन की सूक्ष्म भावनाएं हैं, निजी अनुभूतियां हैं और हमारी वैयक्तिक कल्पनाएं हैं, ये तीन प्रवृत्तियां हो गई। जब हम छायावाद की परिभाषा पढ़ते हैं तो उस परिभाषा के साथ छायावाद की प्रवृत्तियों को ही वहाँ हम उल्लेखित करते हैं। तो जब हम कहेंगे कि छायावाद की परिभाषा क्या है, तो तीन परिभाषाएं मोटे तौर पर हम करते हैं। एक परिभाषा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इसका आशय हुआ कि स्थूल वर्णन द्विवेदी युग की विशेषता थी। द्विवेदी युग में जो हमको दिखाई पड़ता था, यानी जो घटनाएं बाहर घटी थी रामायण में, महाभारत में, उन घटनाओं को, उन पौराणिक घटनाओं को काव्य का विषय कवियों ने बनाया। लेकिन छायावाद ने उन स्थूल घटनाओं को पीछे छोड़कर मन की सूक्ष्मता, जो निजी अनुभूतियां व्यक्ति की हैं, जो हमारी वैयक्तिक कल्पनाएं हैं, उनको कविता का विषय बनाया। और छायावाद का संस्थापक जयशंकर प्रसाद को माना ही जाता है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत आदि छायावादी कवि चतुष्टय। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि छायावादी कवि चतुष्टय का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। चतुष्टय का अर्थ है कि चार विशिष्ट कवि। छायावाद में और भी कुछ कवि शामिल हैं, लेकिन विशिष्ट चार कवि हैं। इन चार कवियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, कवि चतुष्टय। छायावादी कवि चतुष्टय इन चारों को कहा गया। अगर हम प्रवृत्तियों की बात करें तो सूक्ष्म के, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, निजानुभूतियों की अभिव्यक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति इस कालखंड की कविता की बड़ी प्रमुख विशेषता है। समाहार शक्ति हम कहते हैं कि कम शब्दों में बहुत सारी बात कह देना, अर्थात संवेदना या विषय वस्तु बहुत सारी हो, लेकिन उसके लिए शब्द कम कहने पड़े। जैसे आप जानते हैं कि रीतिकाल में हमने पढ़ा बिहारी को, और बिहारी के लिए कहा जाता है कि भाई वो गागर में सागर भरते हैं। गागर यानी छोटा सा घड़ा, और सागर मानी समुद्र, अर्थात घड़े में समुद्र को समाहित कर देना। इसका अर्थ हुआ कि कम शब्दों में बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे अर्थों को और बहुत सारे संदर्भों को कविता में कह देना। ऐसी क्षमता को कल्पना की समाहार शक्ति कहते हैं। छायावाद की एक और विशेषता है गीतात्मकता। महादेवी जी, निराला जी, प्रसाद जी और पंत जी, इन्होंने प्रकृति के, जीवन के बहुत सारी कविताओं को गीत के रूप में लिखा है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यानी गीतात्मकता एक ऐसी विशेषता है कविता की जिसमें संगीत कविता के साथ अंतरंगता से चलता रहता है। मानवीकरण भी एक विशेषता है, और छायावाद में मानवीकरण एक प्रकार से अलंकार भी माना जाता है। मानवीकरण का आशय है कि इस जगत में व्याप्त विषय वस्तु को, प्रकृति के तत्वों को का हम मानवीकरण कर दें। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। अब संध्या सुंदरी कोई नायिका नहीं है। संध्या का मतलब संध्या काल। अब संध्या काल आसमान से धीरे धीरे उतर रहा है, अर्थात संध्या काल को, तत्व को हमने मानवीकृत कर दिया। उतरना, चढ़ना, भागना, दौड़ना, ये जो गुण हैं ये मनुष्य के गुण हैं।
ये गतिमानता के गुण हैं, गति के गुण हैं। फिर आगे चलें तो हम बात करेंगे छायावाद में अमूर्त सौंदर्य चित्रण किया गया, यानी महादेवी जी चिरंतन सत्य की बात करती हैं। जयशंकर प्रसाद भी एक ऐसे अमूर्त सत्य की बात करते हैं और उसके सौंदर्य की बात करते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसा सुंदरतम है जिस सुंदरतम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से प्रकृति का चित्रण भी है, वेदना की जो रागात्मक अभिव्यक्ति है वह भी छायावाद की एक विशेषता है। और सबसे महत्वपूर्ण है छायावाद में जो मनुष्य को स्थान दिया गया है वो विश्व मानव के रूप में दिया गया है, अर्थात सारे संसार के मनुष्य समान रूप से जीने के अधिकारी हैं और उनकी रक्षा किया जाना चाहिए। और आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी महाकाव्य है वह छायावाद की श्रेष्ठतम और अनुपम कृति है। अगले कालखंड की बात करें तो हम देखेंगे कि छायावाद के बाद छायावाद का भी एक संकट था कि कोई भी कवि निजी अनुभूतियों को कब तक दोहरा सकता है। हम अपने दुख की, वेदना की अभिव्यक्ति कविता में निरंतर करते रहेंगे तो फिर आशा का संचार कैसे होगा। इसी प्रतिक्रिया के कारण हिंदी कविता में, आधुनिक हिंदी कविता में एक नया काल उभरा, उसका नाम है प्रगतिवादी काव्य। और प्रगतिवादी काव्य एक प्रकार से समाज और राजनीति में जो कार्ल मार्क्स की धारणा थी, मार्क्सवाद था, मार्क्सवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति को ही प्रगतिवाद कहा गया। कवि निराला की कुकुरमुत्ता, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र की बहुत सारी पंक्तियाँ, सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्या, गिरिजा कुमार माथुर की धूप के धान, और इनके अलावा बहुत सारे कवि प्रगतिवादी कविता लिखते रहे, जैसे शील हैं, शैलेंद्र हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, त्रिलोचन हैं, नागार्जुन, रांगे राघव, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन आदि ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने प्रगतिवादी कविता का अनुसरण किया। अगर हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों की बात करें तो वहाँ भी पुनः एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना का आविष्कार हुआ। आविष्कार क्या हुआ? स्थापना हुई। और राष्ट्रीय चेतना के साथ सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति भी प्रगतिवाद में हुई। पूंजीवाद के प्रति विद्रोह की भावना भी एक प्रवृत्ति प्रगतिवाद की थी। शोषण का विरोध उन्होंने किया और जनजीवन की समस्याओं को एक प्रकार से अपनी कविता का विषय बनाया। श्रमिकों, किसानों, इनके अधिकारों के प्रति सहानुभूति कविता का विषय बनी और सामाजिक विषमता मिटाने की ललक भी उसमें एक प्रकार से देखी जा सकती है। अब प्रगतिवाद की जो चीज़ें थी, कविता का विषय थी, वो भी थोड़े दिनों के बाद बदली और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने एक नई काव्यधारा का विकास किया और उसका नाम था प्रयोगवाद। प्रयोगवाद भी मूलतः जो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की ही काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रयोगवाद कहलाती है। मनोविश्लेषणवाद का अर्थ है कि बाल मनोविज्ञान से लेकर युवा मनोविज्ञान और जो समाज में, परिवार में रहने वाले अनेक अवस्थाओं के लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति और उनके मन की भावनाओं का के अनेक स्तर होते हैं, उन अनेक स्तरों को कविता का विषय बनाया। उसमें अज्ञेय के बाद रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, ये तमाम ऐसे रचनाकार हैं जो प्रयोगवादी कविता लिखते रहे। 1943 में सबसे पहले अज्ञेय ने जो संपादन किया तार सप्तक, जो एक प्रकार से 7 कवियों का समूह वहाँ संपादित हुआ, जिसमें अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, मुक्तिबोध इत्यादि 7 कवियों की रचनाएं तार सप्तक में समाहित की गई।
1951 में दूसरा सप्तक, 1959 में तीसरा सप्तक, 1979 में चौथा सप्तक अगेन संपादित किया। अगर हम प्रयोगवाद की काव्यात्मक प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें काव्य में प्रयोगशीलता संवेदना के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर भी। एक थोड़ी सी बड़ी विशेष जो प्रवृत्ति उभरी प्रयोगवाद में वो थी निषेधात्मकता, अर्थात जो चीज़ें पहले से चल रही थी, जो काव्य की पूर्ववत प्रवृत्तियाँ थी, उन प्रवृत्तियों का एक प्रकार से निषेध हुआ और परंपरागत जो काव्य मूल्य थे उन काव्य मूल्यों का भी निषेध हुआ। अब साथ में इसके बाद अगर हम नई कविता की बात करें जो कि प्रयोगवाद के बाद की काव्यधारा है, उसमें मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, हरिनारायण व्यास, रामदरस मिश्र, ये सारे वे कवि हैं जो पहले कहीं न कहीं प्रगतिवाद के साथ भी जुड़े रहे, प्रयोगवादी कविताएं भी इन्होंने लिखी और नई कविता में भी इन्होंने अपना एक प्रकार से जो हस्तक्षेप था वो किया। नई कविता की जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में जो अनुभूति की सच्चाई है वो सच्चाई एक प्रकार से उभरी और प्रयोगवाद के बाद जो कविता के नए नए प्रतिमान आए, जिनमें विषय वस्तु की दृष्टि से और शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी नई कविता में देखने को मिले। तो इस प्रकार से हमने आज इस कक्षा में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जो विभिन्न पड़ाव हैं, जो विभिन्न काव्यधाराएं हैं, विभिन्न कालखंड हैं, उनका काल निर्धारण, उनका नामकरण, उनमें आने वाले कवि, रचनाकार और एक प्रकार से उन कालखंडों की प्रवृत्तियों पर बात की। और इसके बाद हम आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पाठ से पद्यात्मक व्याख्याओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।